शांतवन गांव की छोटी छोटी गलियों में एक घर था जहां रिश्तों की मिठास के साथ साथ कुछ कड़वाहट भी थी। घर के अंदर अनुष्का अपने पिता रामनाथ के साथ बैठी थी। रामनाथ की उम्र 35 के पार थी, पर उनका चेहरा अभी भी ताजगी से भरा हुआ था। उनकी आंखों में ममता और बोझ दोनों एक साथ झलकते थे। पिताजी, एक बात पूछूं? आप हर सुबह इतनी जल्दी क्यों निकलते हैं? कभी कभी मन करता है कि आप बस मेरे पास बैठे रहें, माँ की तरह बातें करें। बेटी, अगर मैं दुकान नहीं खोलूंगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? और अगर मैं रोज दुकान नहीं जाऊंगा तो मेरे ग्राहक किसी और दुकानदार के पास चले जाएंगे। और अगर मैं बैठ भी जाऊं तो तेरी माँ जैसी बातें कहाँ से ला पाऊंगा तुझे सुनाने के लिए? पर आप माँ जैसी बातें नहीं सुना पाए तो क्या हुआ? आप माँ से कम भी तो नहीं हैं। जब आप मेरी सिर सहलाते हैं तो लगता है जैसे माँ यही है। माँ के जाने के बाद आप ही तो मेरी पूरी दुनिया हो। तेरी माँ बड़ी भाग्यशाली थी जो तुझ जैसी बेटी दे गई। और मैं बस कोशिश करता हूँ कि तुझे माँ की कमी ना होने दूँ। तभी बाहर से एक कर्कश आवाज आई, शोभा की, जो रामनाथ की दूसरी पत्नी थी, जिसे रामनाथ अनुष्का को माँ की कमी न होने देने के लिए लाए थे, लेकिन वह अनुष्का को पसंद नहीं करती थी। अरे ओ अनुष्का, कहाँ चली गई अब तक? पानी क्यों नहीं भर कर लाई? या अब तक सोकर उठी ही नहीं महारानी? कितनी कामचोर है रे तू। अनुष्का यह सुनकर जल्दी से बाहर आई और उसके पीछे पीछे रामनाथ भी आए। अरे शोभा, तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? अभी यह बच्ची है, अभी से घर के कामों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। अरे आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं भले ही इसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैं इससे प्यार करती हूँ, इसीलिए तो इसके भले के लिए जिम्मेदार बनना सिखा रही हूँ। यह बच्ची है, यह अभी इसके खेलने कूदने की उम्र है। वैसे भी इतनी छोटी सी उम्र में इसने अपनी माँ को खोया है, और इसीलिए मैंने तुमसे इसकी माँ की कमी पूरा करने के लिए तुम्हें ब्याह करके लाया था, ना कि अनुष्का को खरी खोटी सुनाने के लिए। ठीक है जी, आप अगर नहीं चाहते कि मैं इसको कुछ कहूँ तो नहीं कहूँगी। चली जाती हूँ यहाँ से। मैं तो बस इसके भलाई के लिए ही कहती थी। आप तो हमेशा मुझ में बुराई ही देखते हो। अनुष्का अपने पिता और सौतेली माँ के बीच हुई इस बहस को देख समझदारी से बोलती है। आप दोनों ऐसे झगड़ा मत करो पिताजी, कोई बात नहीं, यह भी तो मेरी माँ है। मेरी भी कर्तव्य है कि मैं इनकी बात सुनूं, और वैसे भी मेरे लिए ही अच्छा है कि मैं जल्दी जल्दी सब कुछ सीख लूंगी। ये बोलने के बाद अनुष्का अपनी सौतेली माँ के कहे मुताबिक काम में लग जाती है। रामनाथ शोभा से बोलते हैं, शोभा, जरा सोच समझ कर बोला करो। वह अभी बच्ची है, उसे प्यार की जरूरत है, ना कि धमकी और सीख की। मुझे पता है तुम उसे शुरू से पसंद नहीं करती। नहीं जी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं उसे बस सही राह दिखाती हूँ। हाँ, बस मेरी जुबान थोड़ी कड़वी है, लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ। और मेरी जगह उसकी असली माँ होती तो वो भी उसे ऐसे ही बोलती। हाँ, सब पता है मुझे। मेरे दुकान जाने के बाद मेरे पीठ पीछे कितना खरी खोटी सुनाती हो उसे, सब जानता हूँ मैं। सुधर जाओ, नहीं तो मेरा वो रूप देखोगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। और रहा सवाल उसकी असली माँ का, वो तो अपनी बेटी को बहुत प्यार से रखती थी। ये बोलकर रामनाथ अपनी दुकान चले जाते हैं।
घर का सारा काम खत्म करने के बाद अनुष्का अपने दोस्त सिद्धार्थ से मिलने जाने के लिए तैयार होती है। तभी शोभा उसे रोकती है। अरे अनुष्का, तू क्या फिर सिद्धार्थ से मिलने जा रही है? अरे उसका पिता बड़ा आदमी है और तू उन जैसे बड़े लोगों के साथ दोस्ती का रिश्ता मत रख। माँ, आप मेरे खेलने पर रोक लगाती हो और काम करने के लिए बोलती हो, लेकिन आप मुझे सिद्धार्थ से मिलने से मत रोकिए। वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। वो कभी अमीर गरीब में भेदभाव नहीं रखता। अगर मेरी असली माँ होती तो मुझे कभी मना नहीं करती। ठीक है, जा फिर, जहाँ घूमना है घूम। तू और तेरे पिता तो मुझे बस नौकरानी की तरह समझते हैं। मैं तो घर का काम करने के लिए ही हूँ ना। शोभा के इस नाटक को अनसुना करके अनुष्का अपने दोस्त सिद्धार्थ से मिलने आती है। सिद्धार्थ, जो गांव के ठाकुर नरेश का बेटा था, शांत स्वभाव का था और अनुष्का का अच्छा दोस्त भी था। अरे अनुष्का, तू कुछ दिनों से खेलने क्यों नहीं आई? पता है, बाबूजी ने खेलने के लिए मुझे नई खिलौने खरीद के दिए हैं। और हाँ, गांव के और भी दोस्त मेरे साथ नए खिलौने से खेलने आ रहे हैं। सही है सिद्धार्थ, तू किस्मत वाला है। तेरे बाबूजी तो अमीर है और तेरे बाबूजी तो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी माँ तो बहुत वर्ष पहले ही मुझे छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। अरे तू मायूस क्यों होती है? बोलना, तुझे क्या चाहिए? मैं बाबूजी से बोल के तुझे भी दिला दूंगा ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिद्धार्थ, मुझे तो बस मेरी माँ बहुत याद आती है। मैं तेरी दुख समझ सकता हूँ। वो तेरी सौतेली माँ है, वो भी तो तुझे तंग करती रहती है ना, इसीलिए तुझे बहुत दुख होता होगा ना। ऐसी बात नहीं है, वो भी बुरी नहीं है, बस मेरे साथ थोड़ी सी सख्त है। थोड़े समय बाद अनुष्का और सिद्धार्थ अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अनुष्का बड़ी हो गई थी और बहुत सुंदर, सुशील और समझदार भी। यहाँ सिद्धार्थ भी अब जवान हो चुका था और अपने पिता के कारोबार में लग गया था। बड़ा होते होते सिद्धार्थ भी अब अपने पिता जैसा मजबूत और कठोर दिल का बन चुका था। लेकिन अनुष्का के साथ कभी उसने कठोरता नहीं दिखाई और वो मन ही मन अनुष्का से प्रेम भी करने लगा था। माँ, आज अनुष्का से मिलने जाऊंगा, आप बाबूजी से बोल देना। बहुत दिन हो गया, उससे मिला ही नहीं। अनुष्का, फिर वही लड़की। सिद्धार्थ बेटा, हम जमींदार हैं, हमारा उठना बैठना हमारी हैसियत से होता है। वो लड़की हमारे बराबर नहीं है। तू ये बात क्यों भूल जाता है? अरे मुझे पता है माँ, लेकिन एक अनुष्का ही तो है जो मेरी बचपन की दोस्त है। वही तो मुझे आप लोगों के अलावा बहुत अच्छे से जानती है। माँ, अनुष्का सच्ची है, सीधी है। वो गरीब जरूर है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। सिद्धार्थ यह सब कह ही रहा था कि तभी ठाकुर नरेश भी उन लोगों के पास आते हैं। सिद्धार्थ, तुम्हारी माँ सही कह रही है। इस उम्र में तुम्हें समझना चाहिए कि भावनाओं से जिंदगी नहीं चलती। समाज देखता है नाम, खानदान, जात। हालांकि तुम लोग दोस्त हो, लेकिन गांव के लोग तुम दोनों की दोस्ती के रिश्ते को अलग नजरिए से देखते हैं। गांव वाले बातें बनाएंगे। बचपन की बात अलग थी, लेकिन अभी तुम उससे मिलना छोड़ दो। ठीक है बाबूजी, आप जैसा कहे मैं वैसा ही करूँगा। सिद्धार्थ अपने माता पिता के सामने उनकी बातों को झूठ मूठ का मान लेता है, लेकिन वह थोड़ी देर बाद चुपके से अनुष्का से मिलने जाता है, जहां वे लोग बचपन में मिला करते थे। अनुष्का और सिद्धार्थ की मुलाकात हो जाती है। तू अभी आया है? इतना इंतजार करवाया तूने। पता है, आजकल तो मेरी सौतेली माँ और सख्त हो गई है, घर से आने ही नहीं देती है। बहुत मुश्किल से घर का सारा काम खत्म करके तुझसे चोरी छिपे मिलने आई हूँ। वाह,
काफी साहसी हो गई है तू। घर में बिना बताए आ गई। ऐसा लग रहा है कि वो छोटी सी भोली सी अनुष्का जैसे कहीं गायब ही हो गई है। हाँ हाँ, मजाक उड़ा ले तू मेरी। मजाक उड़ाने के सिवा तुझे और कुछ आता भी है? क्यों नहीं आएगा? आजकल बाबूजी का कारोबार मैं ही तो संभालता हूँ। बाबूजी ने सब जिम्मेदारी मुझे दे दी है। इसीलिए तो तुझसे मिलने का ज्यादा समय ही नहीं मिलता। हाँ, अब तू बड़ा आदमी बन गया है ना, कहाँ मुझ जैसी गरीब लड़की से मिलने आएगा। ऐसे ही दोनों आपस में बात करते हुए थोड़े समय व्यतीत करते हैं। चल अनुष्का, मैं चलता हूँ। मैं भी घर में बिना बताए आया था। अगर किसी ने देख लिया तो बाबूजी को जाकर बोल दिया तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ ठीक है, मैं भी चलती हूँ। मुझे भी बाबूजी की दुकान उनके लिए खाना लेकर जाना है। सिद्धार्थ की तरह अनुष्का भी कहीं ना कहीं उससे मन ही मन प्रेम करती है, लेकिन अनुष्का यह छुपाती थी क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो यह सिद्धार्थ से बोलेगी तो सिद्धार्थ को लगेगा कि वो उससे अमीर होने की वजह से प्रेम करती है और वह समाज के तानों से भी डर कर अपने अंदर की भावनाओं को छुपाती थी। कुछ समय बाद जब अनुष्का घर आती है तो उसकी सौतेली माँ उसको खरी खोटी सुनाने लगती है। अरे ओ अनुष्का, कहाँ मर गई थी तू? तुझे घर का काम कुछ याद भी रहता है? पूरा दिन इधर उधर जाती रहती है बस। मैं ही हूँ जो इस घर की चिंता करती रहती हूँ, इसीलिए तुम बाप बेटी ने मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। माँ, मैं कहाँ इधर उधर घूमती हूँ, मैं तो बस पिताजी के पास जाती हूँ। और आज तो मैंने घर का सारा जरूरी काम करके बहुत दिनों के बाद सिद्धार्थ से मिलने गई थी। क्या कहा तूने? तू फिर से सिद्धार्थ से मिलने गई थी? अरे पूरे गांव में थू थू करवाने की सोच रही है क्या तू? अरे हंसेंगे लोग। हम लोग जैसे तैसे घर चला रहे हैं और तू महारानी बड़े घर के साथ रिश्ता जोड़ने की सोच रही है। माँ, आप हमेशा मुझे गलत क्यों समझती हो? सिद्धार्थ मेरा बचपन का दोस्त है। मैं तो बस उसको दोस्त की तरह मिलने जाती हूँ। इसमें रिश्ता जोड़ने की बात कहाँ से आ गई माँ? वाह, बड़ी होते ही जबान लड़ाने भी सीख गई तू। काम धाम कुछ सीख नहीं पाई, लेकिन जबान लड़ाना पूरा सीख गई। तू बस यही बाकी रह गई थी। पूरा दिन काम करो और फिर बाप बेटी के नखरे उठाओ। अनुष्का शोभा की यह बातें सुन के कुछ नहीं बोलती है और घर के भीतर चली जाती है। कुछ समय बाद रात को जब अनुष्का का पिता घर आए तो वह अनुष्का से रसोई में जाकर बात करने लगे। अनुष्का बेटी, तू खुश तो है ना? मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने दूसरी शादी करके तेरे ऊपर जुल्म किया है। नहीं पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? शोभा माँ भी दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी सख्त है। तेरी जैसी बेटी पाके मैं धन्य हो गया। बेटी, अब तेरी उम्र ब्याह के लायक हो गई है। मुझे तुझे किसी अच्छे लड़के के साथ विदा करना है। नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। यही सब बात करके दोनों बाप बेटी थोड़े भावुक हो जाते हैं। अगली सुबह शोभा अनुष्का के पास आती है और सोचती है कि उसने अपने पिता से उसके खिलाफ शिकायत की होगी। अनुष्का, तुमने मेरे खिलाफ अपने पिता से शिकायत की है ना? तुम दोनों मुझे इस घर का शत्रु समझते हो? नहीं माँ, आप ही मुझे शत्रु समझती है। पिताजी ने आपको मेरी माँ के रूप में घर में लाया था, लेकिन आपने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। अनुष्का की बातें सुनकर शोभा स्तब्ध रह जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छुपा लेती है। अनुष्का दोपहर का खाना लेकर अपने पिता की दुकान पर जाती है। पिताजी, आप थोड़े चिंतित लग रहे हैं, क्या हुआ? मैं सोच रहा था कि दुकान की मरम्मत के लिए ठाकुर नरेश जी से थोड़े पैसे उधार ले लूं। मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारी और सिद्धार्थ की दोस्ती के लिए पैसे देंगे। फिर भी
मैं एक बार उनसे बात करके देखूंगा। रामनाथ ठाकुर नरेश के घर पहुंचते हैं और पैसे उधार मांगते हैं। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे आपसे। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, लेकिन मुझे 2 महीने बाद ये पैसे सूद समेत वापस चाहिए। रामनाथ पैसे लेकर घर आ जाते हैं। घर आकर रामनाथ अपनी बेटी को बताते हैं कि उन्होंने कर्जा लिया है और उसमें से कुछ पैसे अनुष्का के ब्याह के लिए बचाए हैं। बेटी, मैंने सिर्फ दुकान के लिए नहीं बल्कि तेरे ब्याह के लिए भी पैसे लिए हैं। नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आप ये पैसे अपने लिए ही रखो। पागल मत बन बेटी, तेरी माँ का भी यही सपना था कि तुझे एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। 2 महीने बाद ठाकुर नरेश का आदमी रामनाथ को उनके पास बुलाता है। रामनाथ, तुमने अभी तक मेरे पूरे पैसे वापस नहीं दिए। मेरे व्यापार में घाटा हुआ है। मुझे मेरे पैसे दुगने ब्याज के साथ 1 हफ्ते में चाहिए। रामनाथ दुखी हो जाते हैं। अनुष्का उनकी हालत देखकर सीधे सिद्धार्थ के पास जाती है। सिद्धार्थ, तुम पिताजी की मदद कर दो। क्या तुम अपने पिता से कहकर कुछ दिनों की मोहलत और दिलवा सकते हो? मैं सब जानता हूँ अनुष्का, लेकिन मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। सिद्धार्थ का यह बर्ताव देखकर अनुष्का बहुत दुखी हो जाती है और उसे बिना कुछ कहे वापस चली आती है। रात को अनुष्का का परिवार ठाकुर के दिए दबाव को लेकर चिंतित था। ये जी, आप मेरे गहने ले लीजिए और उधारी चुका दीजिए। इस मुसीबत में आपकी मदद मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? नहीं माँ, आपको अपने गहने देने की जरूरत नहीं है। पिताजी, आप वो पैसे ले लीजिए जो आपने मेरी शादी के लिए बचाए थे। वैसे भी मुझे अब किसी से शादी नहीं करनी। रामनाथ दुखी होकर दोनों को समझाते हैं, लेकिन अनुष्का और शोभा अपनी बात पर अड़े रहते हैं। उनकी बात मानकर अगली सुबह रामनाथ अनुष्का के पैसे लेकर ठाकुर नरेश को देने के लिए चले जाते हैं। रामनाथ के जाने के बाद शोभा अनुष्का से माफी मांगने लगती है। अनुष्का, मुझे माफ कर दे बेटी। मैंने कभी माँ होने का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन तूने अपनी बेटी होने का पूरा फर्ज निभाया है। शोभा की बातें सुनकर अनुष्का भावुक हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे अपनी माँ वापस मिल गई हो। अनुष्का की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ, आप मुझसे माफी मत मांगो। आप अपनी जगह पर हमेशा सही थी। यह सब छोड़ अनुष्का, जो हुआ उसे जाने दे। मैं अब तुझे कभी तेरी असली माँ की कमी नहीं होने दूंगी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखकर खुशी से हंसते हैं। शोभा को एक बेटी और अनुष्का को एक माँ मिल गई थी। अनुष्का का परिवार अब पूरा हो गया था।